Okay, let's come together to learn. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12 चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे। इस बार हमारा फोकस ये होगा कि हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन इसको स्टडी करें, और ये हमारे लिए, जैसा मालूम है आपको, सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी के ही बुक्स की एक एक लाइन आती है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सभी को एक एक लाइन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इवन मेडिकल में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, और हम पैरा वाइज वैल्यू पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहली चीज़ हमें जो ध्यान रखनी है वो है हमारी लाइफ स्पैन। जैसा कि आप जानते हैं, लाइफ स्पैन एक्चुअली ये एक ड्यूरेशन होता है। ड्यूरेशन का मतलब समय अंतराल, मतलब बर्थ से लेके, कोई भी ऑर्गेनिज्म बर्थ हुआ उससे लेके नेचुरल डेथ तक, इस पूरे समय अंतराल को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। In English, we can easily define it as the period from birth to the natural death of an organism represents its lifespan. And the lifespan of an organism are not necessarily correlated with their size. It is the fact. कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म का उसकी लाइफ स्पैन उसकी साइज के अकॉर्डिंग नहीं होता। जैसे मैं एक कॉमन एग्जांपल बताता हूँ जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, क्रो और पैरट का एग्जांपल दिया हुआ है। The sizes of crows and parrots are not very different. Both are birds, but yet their lifespans show a wide difference. As all of you know, approximately crow's lifespan is around 15 years, while parrot, it is stated as 140 years in NCERT book. तो आप देख सकते हैं कि साइज तो लगभग कोरिलेटेड है, लेकिन इनकी जो लाइफ स्पैन है उनमें वाइड डिफरेंस शो होता है। तो एक पॉइंट ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो साइज़ है उसका लाइफ स्पैन के ऊपर कोई रोल नहीं होता। सेम अगर हम बात करें तो ट्रीज़ के केस में भी होता है। ट्रीज़ के केस में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मैंगो ट्री है और पीपल ट्री है, तो जो मैंगो ट्री है उसकी लाइफ स्पैन छोटी होती है कंपेयर टू पीपल ट्री। पीपल ट्री की अपेक्षा इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो कम होती है। तो हमें एक बात तो पता लगा, वॉट एवर बी द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज ए सर्टेनिटी। क्या चीज़ सर्टेन है? लाइफ स्पैन कुछ भी हो, जो डेथ है किसी इंडिविजुअल की वो सर्टेन है। दैट मीन्स नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। सिर्फ एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मे बी टर्म्ड एज इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को हम कैसे कह सकते हैं कि ये अमर है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये जब भी डिवाइड करता है, रिप्रोड्यूस करता है, या इसको सेल डिवीज़न मान लीजिए, जब भी इसका होता है तो उसमें दो डॉटर सेल बनती हैं। अब ये जो दोनों डॉटर सेल हैं, इनके अंदर जो कंटेंट है उसका, वो उसके पेरेंट अमीबा का ही पाया जाता है। एक्चुअली ये पेरेंट अमीबा कभी भी डाई नहीं करता, वो वही डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है अपने कंटेंट को। पहले वो डबल बनाता है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है दोनों डॉटर सेल में। तो इस तरीके से इसका मटेरियल कहीं ख़त्म नहीं हुआ, या इस सेल की पर्टिकुलर कहीं डेथ नहीं हुई, यही चेंज हो गया ऑफ स्प्रिंग के अंदर। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो हमारी फिक्स होगी, और वो इमॉर्टल कहे जा सकते हैं। एक हमारा डायग्राम दिया हुआ है नेक्स्ट पेज में, जिसमें लाइफ स्पैन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की दी हुई हैं। जैसे मान लीजिए एलिफेंट है, एलिफेंट की लाइफ स्पैन आप लिख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एलिफेंट की लाइफ स्पैन 65 to 90 ईयर्स होंगी। रोज़ की 5 to 7 ईयर्स होती हैं। डॉग यहाँ पर मेंशन नहीं है डॉग का भी, तो डॉग 20 to 30 ईयर्स, 20 to 30 ईयर्स। Butterfly 1 to 2 weeks, it is written here. Crow, as I have already told you, 15 years. Banyan tree
20 to 25 ईयर्स, बनाना ट्री 20 to 25 ईयर्स तक इनकी लाइफ होती है। काऊ 15 to 25 ईयर्स, पैरट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अराउंड 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, हॉर्स का 62 ईयर्स आप लिख सकते हैं, अराउंड 62 ईयर्स होता है। फिर फ्रूट फ्लाई अबाउट 20 to 30 डेज, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर फ्रूट फ्लाई, इसका होता है 20 to 30 डेज, आप इसका लिख सकते हैं अराउंड 20 to 30 डेज। राइस प्लांट 3 to 4 मंथ, टोर्टवाइज 100 to 150 ईयर्स, बैनियन ट्री, जैसा बैनियन ट्री का यहाँ मेंशन नहीं किया गया है एनसीईआरटी में, आप बैनियन ट्री का लिख सकते हैं अराउंड 200 to 300 ईयर्स। तो ये मैंने आपको फिगर 1.1 अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स सबका बता दिया। आप अगर नोट करना चाहें तो दोबारा नोट कर सकते हैं, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में बता रहा हूँ। बैनियन ट्री नीचे से 200 to 300 ईयर्स, टोर्टवाइज 100 to 150 ईयर्स, राइस प्लांट 3 to 4 मंथ, फ्रूट फ्लाई अबाउट 20 to 30 डेज, हॉर्स 62 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, पैरट 140 ईयर्स, क्रो 15 to 25 ईयर्स, बनाना ट्री 20 to 25 ईयर्स, क्रो 15 ईयर्स, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स, डॉग 20 to 30 ईयर्स, रोज 5 to 7 ईयर्स एंड एलिफेंट 65 to 90 ईयर्स। इन सबों के अलावा एक एनसीईआरटी में सीबीएसई ने एक क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, वो पूछा था मे फ्लाई का लाइफ स्पैन। तो आप ये समझिए मे फ्लाई की लाइफ स्पैन 1 to 2 डेज आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, कि आखिर रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं और रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो देखिए इनको हम देखते हैं, ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ में जा रहे हैं, ये रिप्रोडक्शन वाला पैरा है, यहाँ 2 या 3 पैराज हैं जिन्हें हमें एक्सप्लेन करना है, तो मैं 1 by 1 आपको बताऊंगा। सबसे पहला आता है रिप्रोडक्शन। इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस। Here young ones are called as offspring. That why it is called as reproduction. Etymologically, we can bifurcate this word. Re plus production. Re means again, production means produce, to synthesize, to form. तो हम यहाँ करते क्या हैं? यहाँ पर रिप्रोडक्शन में हमारा सिमिलर टू इटसेल्फ यंग वंस बनते हैं, एंड द ऑफस्प्रिंग जो भी हैं वो ग्रो करेंगे, मैच्योर करेंगे एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। तो एक साइकिल एग्जिस्ट करती है किसके किसके बीच में? बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। ये 3 स्टेप्स होते हैं उनके उस साइकिल के। पहले वो बर्थ, फिर उसके बाद उसमें ग्रोथ होगा, फिर वो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि रिप्रोडक्शन में साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं। देन रिप्रोडक्शन आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये इनेबल करता है कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। दैट मीन्स रिप्रोडक्शन के ही कारण एक स्पीसीज बार बार पैदा होती है और वो कंटिन्यू करती है। हम जानते हैं जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो हैबिटेट हैं, उनकी जो इंटरनल फिजियोलॉजी है, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे। तो आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए और समझ लीजिए कि रिप्रोडक्शन किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है और कोई कैसे रिप्रोड्यूस करेगा ऑर्गेनिज्म, वो किस बातों पे डिपेंड करता है। तो पहला है ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स जहाँ वो रिसाइड कर रहा है, जहाँ रह रहा है, ठीक है, वो एक्वेटिक है कि आर्बोरियल है कि टेरेस्ट्रियल है, ये सारी चीज़ें। दूसरा उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी डिसाइड करती है कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि हाउ ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू रिप्रोड्यूस। अब हम बता सकते हैं जैसे बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म, क्या रिप्रोडक्शन में किसी एक ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत है कि 2 ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत है, उसके आधार पर रिप्रोडक्शन को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। तो ये क्लास 10th में यू मस्ट हैव स्टडीड। फर्स्ट वन इज द एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इज गोइंग टू इन्वॉल्व,
सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ पर एसेक्सुअल में विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट होता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट, गैमीट का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यानी गैमीट बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपलसरी गैमीट बनेंगे और ये दोनों गैमीट क्या करेंगे, आपस में फ्यूज़ करेंगे और इस फ्यूज़न को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच। Please subscribe, like and share the channel.